नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे हमारे जो रीट के स्टूडेंट हैं उनके बार बार सवाल आ रहे हैं और कई तरह का उनके अंदर कन्फ्यूजन चल रहा है। आपको पता है कि अभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। 5 तारीख से लेकर के 17 तारीख के मध्य में L1 का यहाँ पर कार्य हो रहा है। अब इसमें जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं मैं उनको यहाँ पर रख रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले बिंदु पर हम बात करते हैं। इसमें देखिए, जो चेकलिस्ट आप लगाते हैं बच्चों, चेकलिस्ट के अंदर आपको पता है कि एक कॉलम आता है संलग्नक का। उसमें आपको ये बताना होता है कि जो आपने संलग्न किया है डॉक्यूमेंट्स, उसका क्रम आपको बताना होता है। अब इसमें कई लोग परेशान हो रहे हैं कि कैसे लिखें इसको, 1 2 3 4 लिखें या फिर 1 से लेकर 3 तक, 4 से लेकर 5 तक या 7 तक ऐसे लिखें। तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि चेकलिस्ट में संलग्न संख्या जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, या फिर आपने किसी ने लिख दिया 1 से लेकर 3 तक, या किसी ने 4 से 7 या 8 से 10 लिखो, दोनों प्रकार से ही भरवाई जा रही है। इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, इससे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। ये ऐसा कोई भी मैटर नहीं है जिससे कि आपको वंचित किया जा सके, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा वंचित कहां पर किया जा सकता है। तो दोस्तों, इससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको वो पॉइंट भी बता दूंगा जहां पर आपको वंचित किया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप 1 2 3 4 लिखो या 1 से लेकर 3 तक लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आपने लगा दिया विस्तृत आवेदन। अब विस्तृत आवेदन में मान लो 3 फॉर्म भी हैं, प्रपत्र 4 हैं, 5 हैं, तो उसमें आप संख्या डाल दें। केवल एक संख्या ही आप दिखा देंगे उसमें कि भाई 1 नंबर पे है, दूसरा है 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है। केवल ये है कि इसमें मार्किंग बतानी है हमें कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो किस क्रम पर उस फाइल के अंदर रखे गए हैं, ठीक है। उसी के आधार पे उसमें चेक करते हैं। जो भी वहाँ अधिकारी लोग होंगे वो देखेंगे कि भाई 1 नंबर पे इन्होंने विस्तृत आवेदन पत्र दिया है, 2 नंबर पर इन्होंने जैसे मान लो और कोई प्रमाण पत्र है, मूल्यवास 9 नंबर पर है, तो वो वहाँ देख लेंगे तो उनको सुविधा रहेगी, ठीक है ना। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आप आगे पीछे भी कर देते हैं, संख्या ये नहीं भी लिखते हैं, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि आपको इससे कोई वंचित किया जाए, ठीक है ना। तो इसमें बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। आगे कह रहे हैं कि ओबीसी अभ्यर्थियों का यदि आय प्रमाण पत्र, इस बात को थोड़ा सा गौर से सुनना, 19 जनवरी 2023 के बाद बना है तो उसके लिए आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर साथ लेके जाना है, ठीक है। अब पोस्टल ऑर्डर कहाँ से खरीदेंगे आप? ये आपको पोस्ट ऑफिस से लेना होता है, ठीक है। आपके नज़दीक में जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आप 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे यदि 100 का नहीं मिलता है तो आप टुकड़ों में भी ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये कब है? ये तब है जब आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और यदि आय प्रमाण पत्र आपका 19 जनवरी 2023 के बाद बना हुआ है तब, ठीक है ना, तब है ये। यदि इससे मान लो पहले का बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये इसके बाद की स्थिति है, बाद में बना है तब। आगे कह रहे हैं यदि आय फॉर्म में 2.5 लाख से कम लिखी है, जो आपने फॉर्म भरा है उसमें 2.5 लाख से कम लिखी है, लेकिन अब 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो उनको आय प्रमाण पत्र की जगह 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर देना है। तो ये भी कोई खास बात नहीं है। यदि जैसे मान लो कि आपने फॉर्म में भरी तो आय 2.5 लाख से आपने कम भर दी और अब मान लो कि अब वर्तमान में 3 लाख है, 4 लाख हो गई है, 4.5 लाख हो गई है, तो फिर आप क्या करेंगे? आय प्रमाण पत्र की जगह आय प्रमाण पत्र आपको अलग से ले जाने की जरूरत नहीं है, 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आप दे सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो इससे आपका काम चल जाएगा, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। आगे चलिए, आगे देखिए, यहाँ पर 4 नंबर पे आप देख रहे हैं अटेस्टेशन फॉर्म। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से भरें। इसमें भरते समय काटपीट आप नहीं करें, इस बात का आप खास ध्यान रखें। अटेस्टेशन फॉर्म की एक सेट में तो आप मूल और दूसरे सेट में फोटोकॉपी लगा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर जो हम 2 सेट बनाएंगे उन दोनों सेटों में ओरिजिनल लगाएं क्या? ओरिजिनल लगा दिया तो इससे कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। यदि आप केवल एक सेट में ओरिजिनल लगाएं और दूसरे में फोटोकॉपी लगाएं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई वंचित नहीं करेगा, आपको कोई दिक्कत इससे नहीं आने वाली, ठीक है ना। ये है, इससे कोई आपको टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है। आगे है 2 अधिकारियों द्वारा अटेस्टेड
चरित्र प्रमाण पत्र एक सेट में मूल व दूसरे सेट में इसकी फोटोकॉपी लगेगी। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने तो क्या डबल ओरिजिनल ही बना रखे हैं, तो मैं आपको यहाँ बिल्कुल एकदम क्लियर करके बता रहा हूँ कि एक ओरिजिनल लगा सकते हैं और एक फोटोकॉपी लगा सकते हैं तो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम इससे नहीं आने वाली, इससे आप वंचित नहीं रहोगे। ठीक है, आपको वंचित नहीं किया जा सकता, आपको बाहर नहीं कर सकते इन मैटरों को लेकर के। वो मैटर थोड़े से अलग हैं जिनको लेकर के आपको बाहर किया जा सकता है, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे लास्ट में। पहले जो मेन है, जो समस्या आपकी चल रही है, वो आपको हम क्लियर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो आगे है यहाँ पर 6 नंबर पे कह रहे हैं कि आय प्रमाण पत्र एक सेट में ओरिजिनल एवं दूसरे सेट में फोटोकॉपी लगानी है। आय प्रमाण पत्र, अब आय प्रमाण पत्र कई लोग 2 अलग अलग बना रहे हैं, अलग अलग बना करके ओरिजिनल लगा रहे हैं। यदि आप एक में ओरिजिनल लगाते हैं और दूसरे में फोटोकॉपी लगा देते हैं तो इससे कोई गड़बड़ नहीं होगी, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 सेट जो बनाए गए हैं वो सेट एक तो मतलब ऐसे मानो कि वो तो केवल फोटोकॉपी तो है आपकी सारी की सारी उसमें, ठीक है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लगा सकते हैं। ओरिजिनल लगा दो एक में उसकी फोटोकॉपी करके लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि 2 गजेटेड अधिकारियों द्वारा एक चरित्र प्रमाण पत्र पर एक साथ सिग्नेचर करवाएं या 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र पर अलग अलग सिग्नेचर करवाएं, दोनों मान्य हैं। ये भी बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हम एक मुझसे लेक्चरार से करवाएं या फर्स्ट ग्रेड के किसी अधिकारी से हम एक से ही करवाएं, जरूरी है क्या, या 2 अलग अलग हो गए तो गड़बड़ नहीं होगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, होनी चाहिए बस। कोई भी गजेटेड अधिकारी हो सकता है, कोई भी फर्स्ट ग्रेड का कोई भी हो सकता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का है, किसी भी पोस्ट का है, बट वो फर्स्ट ग्रेड का होना चाहिए और गजेटेड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। उनका आप आराम से ला सकते हैं, अलग अलग बनवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फोटो वाला है तब भी चलेगा, बिना फोटो का है तब भी चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे आगे चलो, आगे कह रहे हैं कि 10th 12th एवं BSTC सभी मार्कशीट और डिप्लोमा की ज़्यादातर एक तरफ से ही फोटोकॉपी वाला ही मांग रहे हैं, लेकिन कुछ एक जिलों में दोनों साइड से फोटोकॉपी मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो दोस्तों आपको ये कहूँगा, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पीछे वाला जो बैक वो रहता है उसमें कोई ऐसी खास जानकारी तो होती नहीं है, बट यदि मांग रहे हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप दोनों तरफ से करवा के ले जाएं, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पीछे की साइड में कुछ एक तारीख वगैरह ऐसी कुछ जानकारी मिल जाती है उसमें, तो उसकी वजह से वो मांग रहे हैं। तो इसलिए आपको करना क्या है, जैसे 10th की फोटोकॉपी है तो उस एक पेज पे आप दोनों साइड की करवा लीजिए, तो दिक्कत भी नहीं आएगी। ऐसे ही आप 10th 12th और BSTC की दोनों साइड से करवा लो, जिससे कि आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर रहेगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत सकारात्मक भाव के साथ में अपना कार्य करवा सकोगे। बता रहे हैं कि जिन्होंने मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र वगैरह नए डॉक्यूमेंट बनाए हैं तो वो नए के साथ पुराना वाला भी साथ लेके जाएं। जैसे मान लो किसी ने मूल निवास है नया बना लिया, वैसे तो कोई इशू नहीं है इसका, और जाति प्रमाण पत्र है किसी ने नया बना लिया तो पुराना भी आप साथ में लेके जाएं, दोनों को अटैच कर दें, साथ में लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब जाति प्रमाण पत्र का जो लफड़ा है वो सबके लिए नहीं है, एक तो विशेषकर OBC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए समस्या है, और एक है EWS के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, क्योंकि EWS का जो है वो एक ही सत्र के लिए रहता है, जैसे 22-23 के लिए रहेगा, फिर 23-24 के लिए बनता है, तो इसी तरह से बनता है, उसका एक फिक्स वो रहता है टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में ही वो चलता है, उसके बाद में एक्सपायर हो जाता है वो। इसी तरह से जो हमारे OBC वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी फिक्स है। OBC का जो सर्टिफिकेट है पहले जैसे 6 महीने की उसकी वैलिडिटी थी, अभी वर्तमान में आप साल भर तक की वैलिडिटी उसकी रहती है, साल भर तक आप उसको चला सकते हैं, ठीक है ना। कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि किसी के पास मान लो नया नहीं है और कोई वो रहती है तो उसमें शपथ पत्र भी ले लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इसमें कई लोगों के ये भी गड़बड़ है, जैसे किसी के जाति प्रमाण पत्र में या मूल निवास में किसी में कोई खुद का नाम गलत आ रहा है, माँ का नाम गलत आ रहा है, पिताजी का नाम गलत आ रहा है, या जाति भरने में प्रॉब्लम आ गई है। यदि ऐसी कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, शपथ पत्र लगा देना है साथ में। शपथ पत्र जैसे शपथ पत्र आप सादा कागज़ पे भी लगा सकते हो, और जो कोर्ट में मिलता है वहाँ से लेके उस पर भी आप लगा सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिंपल जो कागज़ है उस पर लेकर आपके साइन कर दीजिए और आपकी समस्या है वो लिख दीजिए, तो आगे के लिए उनको पता रहेगा
तो आगे आपको वो सारी चीज़ सही करके देनी होगी उनको, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन अभी आपका फिलहाल में काम नहीं रुकेगा, ऐसा अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों की ऐसी समस्या आई है, जैसे खुद के नाम में मिस्टेक आई है, माता के नाम में, पिता के नाम में कुछ मिस्टेक आई हैं, तो उन्होंने शपथ पत्र लगा दिया, उससे काम चल गया, आपको रोकेंगे नहीं अभी, ऐसे। आगे चलिए, आगे देखो, यहां कह रहे हैं 10 नंबर पे कि दोनों सेट में स्वघोषणा पत्र ओरिजिनल वाले ही लगाने हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आप जो घोषणा पत्र लगाओगे वो आप ओरिजिनल लगाना दोनों के अंदर। अब इसमें घोषणा जो पत्र हैं आपके, वो 3-4 तरह की घोषणा प्रपत्र हैं। वो जैसे आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित है, शैक्षिक आपके जो रिकॉर्ड है उनके लिए है एक, इसके अलावा दहेज से संबंधित है, संतान संबंधी है, ठीक है ना, ऐसे संविधान से संबंधित है, 4-5 तरह के हैं इसमें, तो वो आप लगा दें, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक नॉर्मल है वो चीज़ तो, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन ओरिजिनल लगाना, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे कह रहे हैं कि कुछ जगह फाइल कवर डीबी करवाने वाले आपको खुद दे रहे हैं, लेकिन कुछ जिलों में यह सुविधा नहीं है, इसलिए अपनी सुविधा के लिए अलग से 2 फाइल कवर साथ लेके जाएं। देखो, जो डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं, तो एक फाइल बना लीजिए, आप फाइल के अंदर उनको आप दीजिए, ठीक है। बाकी का काम वो कर लेंगे, जैसे उनको चेकलिस्ट लगानी होती है, खुद से वो चेकलिस्ट तैयार करते हैं, वो उसमें साथ में अटैच करनी होती है, फिर उसको धागे से बांधना होता है, वो काम वो खुद कर लेंगे। जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे हैं वो आपका काम नहीं है, लेकिन आप एक फाइल के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। पेपर जितने भी हैं उनको बिल्कुल व्यवस्थित करके आप उसमें रख दीजिए, और अपना ऊपर नाम लिख दो, ठीक है ना। आवेदन क्रमांक लिख दीजिए, आप मोबाइल नंबर लिख दीजिए, जिससे कोई मिस्टेक हो तो तुरंत फ़ोन किया जा सके। मोबाइल नंबर वैसे अंदर तो रहता ही है, लेकिन ऊपर लिख दीजिए आप, ठीक है। और आवेदन क्रमांक ऊपर लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, आपका नाम लिख दीजिए आपका, ठीक है ना, फाइल के ऊपर। आगे कह रहे हैं कि अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ अवश्य लेके जाएं। ये बात बिल्कुल सही है। कई बच्चों के साथ दिक्कत हुई है, ओरिजिनल साथ नहीं है तो दिक्कत आती है। ओरिजिनल साथ होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है। यदि फोटोकॉपी में कोई स्पष्टता नहीं है तो तुरंत आप ओरिजिनल दिखा सकते हैं, और आपका जो समाधान है वो चुटकियों में वहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे आगे कह रहे हैं कि बहुत ही इजी तरीका से डीवी करवाया जा रहा है। कहने का मतलब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली जानकारी दे रहा हूं कि डीवी में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखा जाएगा, जैसे आपकी 10वीं की मार्कशीट है वो सही है कि नहीं है, उसके रिजल्ट को भी ऑनलाइन चेक किया जाता है, ठीक है। इसलिए फर्जीवाड़े की बिल्कुल सोचना नहीं है हमें। ओरिजिनल यदि आपका सारा काम है तो आपको 1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लैपटॉप वगैरह की सारी व्यवस्था रहती है, कंप्यूटर वगैरह सारी सुविधा रहती है। वहाँ पर तुरंत ही वहाँ पर खोल करके चेक करते हैं। जैसे 10वीं की मार्कशीट में किसी को डाउट हो रहा है तो वो तुरंत रिजल्ट खोल के देखेंगे, चाहे किसी भी साल का हो, आपको पता चल जाता है। इसके अलावा रीट की मार्कशीट है आपकी, तो उसको चेक करते हैं कि वास्तव में सही है कि नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र वगैरह हैं, इनको भी चेक किया जा सकता है। तो ऐसे करके सबको चेक कर लेते हैं, ऑनलाइन वहाँ पर सारी सुविधा रहती है। इसलिए यदि आपका काम ओके है, ओरिजिनल है, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, इजी वे में आपका काम हो जाता है। आपको 2 टीमें मिलेंगी। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में सत्यापन दल के पास आप जाते हो, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं और राइट का चिन्ह लगाते जाते हैं और वो वहाँ पर साइन कर देते हैं। फिर आपकी जो फाइल है, ठीक है, वो फिर पात्रता दल के पास पहुंच जाती है। उस समय आपकी कोई वहां जरूरत नहीं होती है। पात्रता दल फिर ऑनलाइन देखते हैं उसमें कि ये पात्र है कि नहीं। एक एक बिंदु को लेकर के लगभग 19 बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं को लेकर के देखते हैं कि इस बिंदु के हिसाब से ये पात्र है कि नहीं। तो उसमें लिखना होता है पात्र, अपात्र या लागू नहीं है, ये पॉइंट उसमें रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में फाइनल कमेंट हो जाता है, उसके बाद में वो डीओ ऑफिस में पहुंच जाती है जानकारी आपकी। फिर लास्ट कमेंट आपका डीओ लॉगिन से होता है, डीओ साहब के पास से होता है। उसके बाद में आपका कार्य कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपकी जो भी आगे की स्थिति रहेगी वो मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा आगे। लेकिन अभी तक जितने भी सवाल आ रहे थे, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो इसमें आपको समाधान मिल गया होगा। और कोई सवाल आपका यदि है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका कोई भी सवाल है तो निश्चिंत होकर के आप पूछिए, आपका हर सवाल का जवाब यहाँ पर मिलेगा और बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, एकदम सही जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद सबके लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।